जय हिंद प्यारे बच्चों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब जो है ये 2025 का जो सेशन चल रहा है उसमें आपका ये तीसरा दिन है। इससे पहले 2 क्लासेज हम वर्णमाला टॉपिक से ले चुके हैं। आज की क्लास में हम व्यंजन का उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं और व्यंजन के अन्य जो वर्गीकरण हैं अघोष सघोष उन्हें भी समझने वाले हैं, या अल्प प्राण महाप्राण को भी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेडिंग हमारी देखेंगे व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान। इससे पहले हमने देख लिया है, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, हमने स्वरों का उच्चारण स्थान देख लिया पिछली क्लास में। इसके अलावा और भी चीज़ें हमने समझी थी, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण हमने समझा था, जो 5 आधार है उनको समझा था। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चूँकि रीढ़ की हड्डी होती है आपकी वर्णमाला टॉपिक, तो इसे समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अब देखेंगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान में जो आपका ये क वर्ग है, इसका उच्चारण किससे होता है, तो इसका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कंठय कहते हैं, ठीक है। जो च वर्ग है इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम तालव्य कहते हैं। चाहे आपका परीक्षा में च पूछा जाए, छ पूछा जाए, ज या झ या य, इनका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो तालु या तालव्य, ठीक है। उसके बाद जो आपका ट वर्ग है, चूँकि मूर्धा से उच्चरित है तो इसलिए इसको मूर्धन्य कहते हैं। अब जो त वर्ग है वो दांत से है, इसलिए इसको दंत्य दंत्य कहते हैं, दंत्य। और जो आपका प वर्ग है इसका उच्चारण स्थान ओठ है, तो इसलिए इनको ओष्ठय कहे जाते हैं, ठीक है। ये ओष्ठय कहे जाते हैं। आपका जो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, या जो आपका ऊष्म व्यंजन है श श स और ह, इनका सबका अलग अलग उच्चारण स्थान है। अगर हम यहीं पर एक जगह लिख लेते हैं तो य श, अगर हम यहीं पर एक जगह लिख लेते हैं आपके तीनों श को भी, तो देखेंगे आपका जो है य और श ये तालव्य हैं। क्या हैं? तालव्य हैं, ठीक है। आपका र और श ये जो है ट वर्ग में आ जाएंगे, यानी कि मूर्धन्य में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? मूर्धन्य में आ जाएंगे, ठीक है। और आपका जो ल और श है इसका उच्चारण स्थान दांत है, तो इसको दंत्य कहेंगे। क्या कहेंगे? दंत्य। और आपका जो व है ये क्या है, तो ये दंतोष्ठ है। दंत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है इनके उच्चारण में, तो इनको क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं। और जो ह है ये इसका उच्चारण स्थान चूंकि कंठ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंठय कहते हैं, ठीक है। तो ये उच्चारण स्थान आपने देख लिया। स्वरों का उच्चारण स्थान भी आप इससे पहले देख चुके हैं, और ये जो है आपका व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान भी हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पर जो है ये आपका जो लिखा हुआ है, यहीं पर आपके अल्प प्राण महाप्राण सघोष और अघोष को भी हम समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम देखते हैं ये जो छ है इसका स्ट्रक्चर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं कि ये कैसे बने हैं, तो इसमें आपको आधा क है और पूरा जो है मूर्धन्य श, ठीक है। इसके अलावा जो आपका त्र है वो बना है आपका आधा त है और पूरा र। ज्ञ की बात करें तो इसमें आपका ज है आधा और य है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो श्र है इसका जो स्ट्रक्चर है वो है तालव्य श आधा
और र। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, आपको याद रखने हैं। इन चारों के स्ट्रक्चर आपको याद रखने महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका प्रश्न एक बनता ही बनता है। ठीक है, अब जब इनका प्रयोग हम तब करेंगे जब हम सगोश अघोष को समझेंगे। ठीक है, जैसे बात करेंगे व्यंजनों का अन्य वर्गीकरण, जो व्यंजन होते हैं इनके अन्य वर्गीकरण के आधार पर जो है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करेंगे हम प्राणत्व के आधार पर, तो प्राणत्व के आधार पर जो है आपका पहला हो जाएगा अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी कि जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं, जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु निकले उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक है, और घोषत्व की बात करेंगे तो घोषत्व के आधार पर, ठीक है ना, आपका पहला क्या है, अघोष है। अघोष यानी कि जिनके उच्चारण में कंपन न हो, जो कंपन रहित व्यंजन हैं वे अघोष होते हैं। और जो दूसरा इसका प्रकार है वो सघोष है, यानी कि घोष सहित, या इसको घोष सिर्फ घोष के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो कंपन सहित है, जिनके उच्चारण में हमारे मुख के विभिन्न भागों में कंपन उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, सघोष या घोष कहते हैं। बात करेंगे अल्प प्राण की और महाप्राण की। मैंने बता दिया था कि आपको जो है जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण है, जो आपके अल्प प्राण हैं वे आपके कितने हैं, 30 हैं। इनकी खासियत क्या है, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी देख लेते हैं। इनके उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में निकलती है। और बात करेंगे जब हम महाप्राण की बात करेंगे तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। महाप्राण में क्या हो जाएगा, महाप्राण में जो प्राणवायु है वह अधिक मात्रा में निकलेगी। कितने में निकलेगी, अधिक मात्रा में। ठीक है, यानी कि इनके महाप्राण के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है। ऐसे लिख लेते हैं कि इनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है। डैश करके महाप्राण लिख देंगे। ठीक है, अब महाप्राण की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 14 होती है। कितनी होती है, 14। आगे बढ़ेंगे हम और अघोष सघोष की बात करेंगे। तो अघोष का मतलब है कि कंपन रहित। क्या है, कंपन रहित, यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन का अभाव होने पर जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन का अभाव हो, कंपन का
अभाव हो, उन्हें 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 अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और ठीक उसी तरह से जो आपका सघोष है, यहाँ पर हेडिंग डाल लें अघोष, और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सघोष। ठीक है। इनके उच्चारण में स्वर इंद्रियों में कंपन हो, उन्हें कंपन होता है। सॉरी, सेंटेंस गलत हो जाएगा यहाँ पे, कंपन होता है। ठीक है। यानी कि इनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में, तंत्रियों लिख देते हैं यहाँ पे, तंत्रियों या यंत्रियों, बात एक ही है। तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें सघोष कहते हैं, और जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं जहां पर हमने ये लिखा हुआ है यहीं पर हम जो है सबको समझ लेंगे, अल्प प्राण को, महाप्राण को, और सघोष को, अघोष को। ठीक है। तो अगर बात करेंगे हम अल्प प्राण की बात करेंगे तो ये आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर लिख लेंगे आप। तो आपका जो है 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, यानी कि कोड क्या हो गया, 135 कोड हो गया। ठीक है। 135 कोड हो गया, और ये किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। और जो आपका आपका जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, ये भी जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो 135 और प्लस अंतस्थ, तस्थ किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये आपके आ जाएंगे आपके अल्प प्राण के अंतर्गत। इसके अलावा जो स्वर होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है। स्वर आपके कितने होंगे, 11 हो जाएंगे। अंतस्थ आपके कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। और 135 का मतलब है कि अगर हम बात करेंगे यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 5 10 5 15, तो ये आपके हो गए 15। अब सभी को आप प्लस कर लेंगे, 15 11 कितने हो गए 26, 26 4 30, यानी कि कुल जो आपके अल्प प्राण हो गए कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है। अब हम समझेंगे किसको, महाप्राण को। जो महाप्राण है, महाप्राण ये जो है आपका दूसरा और चौथा, महाप्राण का कोड हो गया, महाप्राण का कोड क्या हो गया, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा इसका कोड हो गया। इसके अलावा इसमें ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। तो चौथा और यानी कि दूसरी और चौथी लाइन मिला करके 5 5 10 हो गए, और 4 आपके ऊष्म व्यंजन, तो ये आपके महाप्राण कितने हो गए, 14 हो गए। महाप्राण कितने हो गए आपके, 14 हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, अघोष की। अघोष की बात करते हैं, यानी कि जो घोष रहित है, जो कंपन रहित है। तो कंपन रहित में आपका कौन सा आएगा, पहला और दूसरा आ जाएगा। कौन आ जाएगा, पहला और दूसरा। तो
कोड क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2 यानी कि 12। इसके अलावा इसमें जो है आपके इसमें आपके आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में भी आपके बस तीनों श आएंगे, ठीक है, तीनों जो श हैं बस वही आएंगे। बाकी जो ह है वो चला जाएगा किसमें? सघोष में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? सघोष में। इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बात करेंगे सघोष। सघोष जिसको याद रखेंगे, घोष के रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। घोष और सघोष को भी आप याद रखेंगे। क्योंकि आपका पहला और दूसरा जो है किस में चला गया था? अघोष में चला गया था, तो सघोष में आपका तीसरा, चौथा और पांचवा आएंगे, ठीक है। तो 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 ये आपके सघोष के या घोष के क्या हो गया? कोड हो गया। इसके अलावा इसमें सघोष में स्वर भी आते हैं। स्वर के अलावा इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आता है। अंतस्थ व्यंजन भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो स्वर इसमें आपके आ गए 11 और ये 3 4 5 यानी कि 5 5 10 5 15 आपके ये 15 हो गए, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आ गया। इसके अलावा आपका इसमें जो है ह भी आता है। इसमें आपका ह भी आ जाता है, ठीक है। तो अब जोड़ लेंगे, कितना हो गया? स्वर 11 हो गए, 15 आपके जो आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 15 हो गए। तो 15 11 कितने हो गए? 26। 26 और उसके बाद अंतस्थ 4 30, उसके बाद आपका ह 31 यानी कि अघोष सघोष जो है ये आपका इसकी संख्या कितनी हो रही है? 31 हो रही है। तो 31 14 30 और अघोष की बात करें तो 5 5 10 और 3 13, ठीक है। हम एक जगह इसको लिख करके देख लेते हैं, कहीं पर लिख करके देख लेते हैं। अल्प प्राण अगर पूछता है अल्प प्राण कितने हैं, तो अल्प प्राण आपके 30 हैं। कितने हैं? 30 हैं। महाप्राण कितने हैं? तो 14 हैं, ठीक है। अघोष अगर आपसे पूछे कि अघोष कितने हैं, तो अघोष जो है आपके 13 हैं और सघोष पूछ लिया जाए तो 31, ठीक है। ये नंबरिंग भी अगर पूछेगा तो आप याद रखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे य र ल व न स, ठीक है ना। यहाँ से किस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे य है और व, य और व यहाँ पे निशान बना हुआ है। य और व ये दोनों कैसे पूछे? इनको क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर के रूप में पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा र देखेंगे, र ल न और स इनको वर्त से दंतमूल या मसूढ़ा के नाम से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। सिर्फ अगर र की बात करें तो र को लुंठित के नाम से प्रश्न पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो र है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो ल है, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन क्या है, तो ल है। प्रश्न पूछ लिया जाए दंतोष्ठ कौन है, तो वह है, ठीक है। दंतोष्ठ व्यंजन क्या है, तो वह है, ठीक है। यहाँ पर आपने समझ लिया। आपसे जो है पंचमाक्षर या अनुनासिक व्यंजन पूछा जाए तो ये आपके जो है पांचों जो व्यंजन के जो पांचवा है अंग, य, अड़, न, म ये सारे पंचमाक्षर होते हैं। आगत स्वर अगर पूछ लिया जाए तो आगत स्वर आपका एक है ये, ठीक है, जिसमें जैसे डॉक्टर वगैरह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वित व्यंजन क्या होता है? जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अम्मा, अम्मा, दिल्ली,
ठीक है। ल का देखेंगे 2 बार प्रयोग हुआ है और म का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहला जो व्यंजन वो क्या है, आधा है, दूसरा पूरा है। इस तरह से अगर शब्द आपके आते हैं तो किसके अंतर्गत आएंगे, ये द्वित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगत व्यंजन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आगत व्यंजन कौन से हैं, तो आपका यहाँ पे नुक्ता लगा होगा, क के नीचे, ग के नीचे, ज के नीचे, फ के नीचे, यहाँ पर क्या लगा होगा, नुक्ता लगा होगा, तो ये आगत व्यंजन हो जाएंगे। ह से देखेंगे, सिर्फ ये ह से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिर्फ ह से क्या क्या पूछा जा सकता है, ह को घोष के रूप में, सघोष के रूप में पूछा जाता है, स्पर्श रहित, उष्म संघर्षी, काकल्य, स्वर तंत्रीय, स्वर यंत्रीय और स्वर यंत्रामुखी के नाम से सिर्फ ह को ही पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ह, इसको आप याद रखेंगे। और ये आपके जो है व्यंजनों के सूत्र हैं, जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे, या यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। ये टीचिंग वाले जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर जो है ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम व्यंजन के आगे देखेंगे तो संधि पर चर्चा करेंगे, और ये जो आपका सूत्र रह गए हैं इसका भी एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाएगा, ताकि अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए या आपको पहचानना हो सूत्र, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।